हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। जैसा कि हम अपने कौन से पंचम पाठ आपका है सूक्ति मोक्तिकम, उसके हमने अभ्यास कार्यों को कर लिया है और अब हम चलते हैं। आपका उनमें से जो एक प्रश्न आपका पूछा जाता है वो होता है हमारा अन्वय लेखनम। ठीक है, अन्वय लेखन क्या होता है हमने पहले भी अपन को ने किए हुए हैं श्लोक, उनके भी अन्वय लिखवाए हुए हैं। अपन यहाँ पर देखेंगे कि अन्वय का अर्थ क्या होता है कि जो श्लोक दिया हुआ होता है, ठीक है, जो भी श्लोक होता है उसमें देखा होगा कि आपने कि जैसे यहाँ लिखा है व्रतम यत्निन रक्षित वित्तम इति च याति च, इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, और तो कहीं पर ये देखा गया है कि और का अर्थ पहले निकल रहा है और चा पीछे लिख दिया। फिर देखा होगा कि किसी शब्द का अर्थ यहाँ से पहले निकल रहा है और दूसरा शब्द यहाँ लिख दिया। अर्थात जो श्लोक होते हैं उनको लिखने की जो होती हैं विधाएं वो होती हैं छंद। ठीक है, अन्वय का अर्थ क्या होता है ये जानना अपन को जरूरी है। छंद क्या होते, छंदों में लिखे जाते हैं और छंद में क्या होता है कि जो कवि होते हैं या लेखक होते हैं उनके पास क्या रहती है कि इस प्रकार से कुछ पैरामीटर होते हैं कि उनके पास एक रूल रहता है कि अगर आप इसको दोहे में लिख रहे हो तो दोहे में आप दोहे के हिसाब से मात्राएं लगाएंगे, अगर आप उसको चौपाई में लिख रहे हो तो चौपाई के हिसाब से लगाएंगे, अगर आप रोला लिख रहे हो या आप छप्पा छंद में, छंद की कई अपने प्रकार होते हैं, अगर उन छंदों में आप लिख रहे हो तो एक मात्राओं की गणना रहती है कि भाई इसी मात्रा के हिसाब से ही आपको छंद को लिखना है। तब क्या होता है कि शब्दों का उलटफेर करना पड़ता है कि कोई शब्द का अर्थ पहले आ रहा है लेकिन उसको हमने पहले प्रयोग कर दिया और फिर बाद में लिख दिया। इस प्रकार से शब्दों का क्रम बदल जाता है। अन्वय का अर्थ क्या होता है उसको सही सीधे वाक्यों में लिख देना। ठीक है, और अगर भी कोई चीज जरूरत पड़े कुछ शब्दों की जो छुपे हुए हों, उसमें अर्थ उनके छुपे हुए हों, उनको भी स्पष्ट रूप से लिख देना, तो वो अन्वय हो जाता है हमारा। तो पहला हमारा कौन सा श्लोक था, चलते हैं। उचित पदय अन्वयम संपूर्यात। अच्छा, इसके पहले एक चीज और बता दें कि पहले तो अपना क्या होता है अन्वय आपको पूरा लिखने के लिए आता था। ठीक है, कि संपूर्ण अन्वय आपको श्लोक दे दिया और अन्वय अपने आप से आपको लिखना है। लेकिन अब क्या होता है कि अन्वय भी लिखा हुआ होगा आपके पास, पूरा अन्वय जैसा का तैसा लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मंजूषा दे दी जाएगी, ये भी देखिए एक और अच्छी बात दे दी आपको। अब सिर्फ आपको ये है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये करने में अब आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। पूछे कैसे कि अन्वय लिख दिया आपको, बस वहाँ पे क्या करेंगे कि 3-4 जगह पे कुछ कुछ आपके शब्द छोड़ देंगे और कहेंगे अब उनको मंजूषा में से देख के लिख दीजिए। बस हमें क्रम सही पता होना चाहिए, और क्रम कैसे हम लगा पाएंगे सही कि हमने उनका अर्थ पढ़ा होगा तभी हम कहते हैं कि जब हम श्लोक पढ़ रहे हैं तो हम उसके एक एक शब्दों को ध्यान रख के करें, एक एक शब्दों को याद रख के हम जब उनका अर्थ करेंगे तो चाहे अन्वय आ जाए, चाहे भाव लेखन आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप आसानी कर सकते हैं। तो देखिए उन्होंने पूरा कैसे लिखा है। मान लीजिए अपन एक काम करते हैं कि इसको यहाँ छुपा देते हैं। ठीक है, देखिए अपन ये मान लेते हैं ये है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, ये मान लीजिए ये लिखा ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब इस प्रकार से क्या दे दिया उन्होंने, ये दे दिए आपके खाली स्थान करके दे दिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3-4 जगह पे उन्होंने हमें रिक्त स्थान दिए हैं और हमें क्या करना है, उनमें शब्दों को छांट के लिखना है। कहाँ से छांटने हैं, वो भी मंजूषा से। अब मंजूषा में से कैसे छांटेंगे, तो पहले श्लोक को पढ़ेंगे तो लिखा है व्रतम यत्नीन रक्षित, यानी वृत्त क्या होता है हमारा आचरण, वृत्तम यानी वृत्त की, यत्नीन यत्न पूर्वक, यत्न के द्वारा, रक्षित रक्षा करनी चाहिए। वित्तमेति, और वित्त जो होता है वित्तमेति च याति च, कह रहे हैं एति च याति च, कहते हैं कि जो वित्त तो होता है, जो हमारा धन होता है वो तो आता है और जाता है। कहते हैं एति च याति च, आता है और जाता है। अक्षीणो वित्ततः, कहते हैं अक्षीणो यानी कोई भी क्षय नहीं होता है या कोई नुकसान नहीं होता है। वित्ततः क्षीणो, अगर वित्त का, अगर धन का, क्योंकि क्या कहा गया कि अगर धन का क्षीण हो जाए, यानी धन अगर कम भी हो जाए तो कहते हैं कि अक्षीणो, तो कोई इसमें हमें कोई बहुत बड़ी हानि नहीं होती है। लेकिन कहते हैं व्रतत, कहते हैं व्रतत तू, यानी व्रत तो अगर गया तो हतो हतः, यानी तो बिल्कुल मान लीजिए कि हतो हतः, यानी हमारा कैसा हो जाता है,
हानि ही हानि हो जाती है। अर्थात कहा जाता है कि अगर वृत्त चला जाता है तो हम मनुष्य भी कैसा हो जाता है, नष्ट हो जाता है। हत यानी मारने की हन धातु होती है, उसी में लिखा है हतः। तो वृत्तस्तु वृत्ततः तु यानी वृत्त के जाने से तो क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। अब हमें क्या करना है अन्वय करने के लिए, कि हमें ये देख लेना है पहले तो कि हमारे पास यहाँ पर शब्द कौन कौन से लिखे हुए हैं अन्वय में। सबसे पहले तो ये देखिएगा, ठीक है। कैसे, देखिए अब देखिए यहाँ पे वृत्तम लिखा है, ठीक है लिखा है। यहाँ क्या लिखा है, रक्षित लिखा है, टिक करते जाइए, ठीक है ये लिखा है। वित्तम लिखा है, ठीक है। एति लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कह रहे हैं यहाँ पे देखिए वित्तम और यहाँ लिखा है एति, ठीक है। और याति च लिखा हुआ है, हाँ ठीक है याति लिखा हुआ है। जो जो चीजें लिखी हुई हैं उन पे लगाते जाइए आप टिक, कि ठीक है ये चीजें हमारे पास इधर खाली स्थान में लिखी हुई हैं। इसके बाद क्या लिखा है, उन्होंने दूसरी लाइन में शुरू किया है वित्ततः, ये भी लिखा है, ठीक है। भवती, अब देखिए इसका अर्थ क्या लिखा है, वित्ततः भवती। अब वित्त के क्या होने पर, क्षीण होने पर। अब अपन सोचेंगे कि क्या चीज रह गई है, तो क्या वित्ततः लिखा है, लिख लिया है, ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने क्या कहा है, क्षीणो शब्द लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी क्षीण आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए फिर हमारा क्या आ रहा है, वृत्ततु, ये लिखा हुआ है। तो अब अपन देखेंगे कि वृत्तत लिखा है, भाई वृत्तत नहीं लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा। अक्षीणो हमें नहीं मिला, ठीक है। अब कहाँ पे देखिए क्षीण शब्द हमें लिखना था, तो कह दिया कि यहाँ पे हमारा क्षीण शब्द भी नहीं लिखा हुआ है। और कौन सा नहीं लिखा है, ये यत्नेन भी नहीं मिल रहा है। हतो हतः लिखा हुआ है, हाँ हतो हतः लिखा हुआ है। तो देखिए सारे शब्द हमें मिल गए कि भाई ये सब तो हमारे लिखे हुए हैं, तो क्या क्या नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो केवल यत्नेन नहीं मिला हमें, अक्षीणो नहीं मिला, और इसके बाद क्षीणो शब्द नहीं मिला, और हतो हतः नहीं मिला, इतना नहीं मिला। फिर एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि ठीक है ये सब हो रहा है। अब अच्छा अक्षीणो शब्द में इसमें इन्होंने क्या लिखा, नष्टम न, यानी नष्ट नहीं होता है। पढ़े अगर इसको तो क्या हो, वृत्तम यानी वृत्त के संरक्षित। सबसे पहले अब हम देखेंगे कि हमारे पास मंजूषा में कौन सा दे रहे हैं, कि वृत्तम के बाद यहाँ पे यत्नेन आना चाहिए, और मंजूषा भी यत्नेन हमें दे रही है, तो हमें क्या लिखना है, हम यहाँ पे यत्नेन लिख देंगे। तो वृत्तम यत्नेन, वृत्त का यत्न पूर्वक संरक्षण करना चाहिए। वित्तम तू जीवने, अब कहते हैं वित्तम तू, अब ये देखिए तू यहाँ पर आ गया, जबकि वित्त का वहां पे क्या लग रहा था, वित्त लिखा ऊपर था, लेकिन तू उन्होंने यहां से लिया था। वित्त तो जीवने, वित्त का तो जीवन में क्या होता है, याति चा। अब याति यानी जाता और जाता है, तो दूसरी शब्द क्या बन रहा था यहाँ पे, कि आता है और जाता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, एति। हम कहेंगे यहाँ पे एति भी हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद देखें क्या देखना है, कहते हैं अक्षिणो, पहले फिर से दिखा वित्ततः यानी वित्त तो क्या होता रहता है। देखिए अब उन्होंने देखा है कि यहाँ पे लिखा है वित्ततः क्षीणो, वित्त के क्षीण होने पर, तो यहाँ पे वित्ततः क्षीणो भवति यानी तस्य किमपि नष्टम न भवति, उससे कुछ भी नष्ट नहीं होता है। किंतु यदि को अपि, यदि कोई क्षीण भवति, यदि कोई क्षीण हो जाता है, तदा स हतो हते एव भवति, तब ही हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा था, वित्ततः के संग में क्या आना था, क्षीणो, वित्त के क्षीण होने पर, तो यहाँ लिख देंगे हम क्षीणो की जगह पर हमारे पास क्या लिखा है, क्षीण। वित्ततः क्षीण भवति, जब वित्त क्षीण हो जाता है, तस्य किमपि नष्टम न, तो तस्य कुछ भी नष्ट नहीं होता। अब देखिए अभी हमें लग रहा था कि भाई कि अक्षीणो शब्द हमें कहीं नहीं लिखा, लेकिन उसका उन्होंने समानार्थक रूप में क्या लिख दिया यहाँ पे, नष्टम न। दूसरी तरह से वैसे भी लिख सकते हैं कि वित्ततः क्षीणो भवति अक्षीणो किमपि न, कि कुछ भी नष्ट नहीं होता है, ठीक है। अब कहते हैं यहाँ पे किंतु यदि को अपि, यदि कोई भी क्या होता है, यदि कोई क्या नष्ट हो जाए, वृत्ततः क्षीण भवति, यदि हमारा आचरण क्षीण हो जाता है, तदा स हतो हते एव भवति, तब हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो आखिरी क्या बचा हुआ है आपका, वृत्ततः, तो यहाँ आप वृत्ततः लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा अन्वय हो गया। अन्वय में सिर्फ आपको क्या करना है, आप कैसे देखिए, पहले अर्थ तो हमने पहले अपन को समझते ही जा रहे हैं, है ना, हर एक का अर्थ समझते जा रहे हैं। तो पहले तो हम अर्थ के माध्यम से ही हम समझ जाएंगे कि भाई कौन कौन सी चीजें हमें यहाँ पे आएंगी। और ये भी नहीं करना है तो ये भी लिखा हुआ है कि लो
यहाँ पे मंजूषा दे रखी है, वही बता रहे कि ये चीजें गायब हैं इधर से। अब इन्हें सिर्फ हमें देखना है कि लगाना कहाँ से है। तो व्रतम संरक्ष, व्रत का संरक्षण करना चाहिए। तो उसमें पहले उन्होंने कह दिया यत्नेन, तो हम लिख देंगे यत्नेन, ठीक है, अर्थ के हिसाब से। फिर कहा वित्तम तो जीवने, वित्त तो जीवन में, याति चा, आता है, जाता है और जाता है। तो क्या पहले होता है, पहले आता है और जाता है। तो एति जो यहाँ पे छुपा हुआ है उसको फिर लिख देंगे। दूसरे नंबर का हो गया। फिर कहेंगे वित्ततः भवति, वित्ततः भवति, वित्त के होने पर, क्या होने पर, क्षीणः भवति, कहते हैं ना वित्ततः क्षीणो अक्षीणो, यानी वित्त के क्षीण होने पे अक्षीणो कोई भी क्षय नहीं होता है। लेकिन व्रततस्तु, क्या होने पर, हतो हतः, अगर व्रत नष्ट हो जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो क्या लिख रहे हैं, वित्ततः भवति, क्या होने पर, क्षीणः। तो कह देंगे तस्य किमपि न नष्टम न भवति, किंतु यदि को अपि व्रततः क्षीण भवति। अब दूसरा क्षीण क्या पूछा, तदा स हतो हतः, कि क्या क्षीण होने पे सब हो जाता है। तो यहाँ लिखा है व्रतः तु हतो हतः, कि व्रत के क्षीण होने पर, अगर व्रत का हतो हो यानी हनन हो जाए या क्षय हो जाए तो हतः यानी सब कुछ नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम अंत में अपना व्रततः शब्द आ जाएगा हमारा। ठीक है, इस प्रकार से क्या हम करेंगे, अन्वय का अपना लेखन करेंगे। अन्वय हमें पूरा भी नहीं लिखना है, पहले तो एक काम कीजिएगा, देखिए जैसे हम बताते हम कोशिश अपन को ऐसे करना है कि अपन को हर चीज रटनी ना पड़े कि पहले में ऐसा, दूसरे में ऐसा, तीसरे में ऐसा, ऐसा नहीं करना है। एक बार कीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है वो खाली स्थान आपको यहीं से दे दे, जरूरी नहीं है कि खाली स्थान में वो यत्नेन ही छोड़े। वो हो सकता है कि संरक्षित में आपका गायब कर दे, हो सकता है तू शब्द गायब कर दे, कहीं पे भी कोई भी पंक्ति का कोई भी शब्द कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पहले उसका अर्थ समझ लेना है। अर्थ करने के बाद एक बार अन्वय अपने हाथ से लिख लीजिए। फिर इसके बाद अब आप देखेंगे कि कहीं से भी फिर बीच में से कोई भी शब्द जाएगा, आप तुरंत देख के पकड़ लेंगे, अरे यहाँ से ये वाला शब्द गायब हो गया, आप उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चल लेते हैं, आगे वाले देखते हैं। लिखा हुआ है श्रूयताम, सुनना चाहिए, श्रूयताम सुनना चाहिए, धर्म सर्वस्वम, धर्म की सभी बातें, सब धर्मों को, सर्वस्वम उसका सर्वस्व सुनना चाहिए, उसका सब कुछ सुनना चाहिए। और कहते हैं श्रुत्वा च ऐवावधार्यतम, कहते हैं चय यानी च, और क्या करना चाहिए है, श्रुत्वा सुनकर, अवधार्यताम धारण भी करना चाहिए उसको। आत्मनः प्रतिकूलानि, अपने लिए, आत्मनः यानी अपने लिए, प्रतिकूलानि जो प्रतिकूल आपके लिए व्यवहार है, परेशान ना समाचारित, उसको परेशान यानी दूसरों पर ऐसा समाचारित यानी वो दूसरा ऐसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या पता चला भाई, इसमें देखिए फिर से अपन वही कर लेंगे, यहाँ पर इनको कर देंगे गायब। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब देख लेना है कि भाई इसमें कौन कौन सी, अच्छा एक और तरीका क्या होता है कि पहले थोड़ा सा जिन जिन शब्दों में जहाँ पर संधि होती ना उनको हमें थोड़ा अलग कर लेना चाहिए। कैसे कर लेना चाहिए, जैसे कहीं पे एव छुपा हुआ है, जैसे यहाँ पे चैवावधार्यताम लिखा हुआ है, तो इसमें हमारा क्या छुपा हुआ है, च एव, और दूसरा क्या लगा हुआ है इसमें, अवधार्यताम। हमने जब आपको ये सिखाए हैं, आपको अनुवाद में ये हमने करना आपको सिखाया हुआ है ना, कि कैसे संधि विच्छेद किया जाता है और कहाँ कहाँ पे संधि आई है, तो उसको भी हम आपको बताते गए हैं। ठीक है, तो एक जगह पे यहाँ पे आए हुए थे, अब इनको देख लेते हैं। लिखा हुआ है, अच्छा भरना क्या क्या है, परेशान, यानी यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, परेशान को गायब कर दिया है, इसको गायब कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, फिर श्रुत्वा इसको गायब कर दिया है, एव, एव कहाँ छुपा हुआ है, यहाँ पे इसको गायब कर दिया है, आत्मनः और इसको गायब कर दिया है। अब इससे तो हमें पहले पता चल रहा है कि जब पहली बात हो रही होगी तब हमें यहाँ से कौन सा श्रुत्वा वाला उठाना होगा। तो लिखते हैं धर्म सर्वस्वम। ठीक है, लिखा हमने धर्म सर्वस्वम श्रूयताम, धर्म सर्वस्व को सुनना चाहिए, और क्या करना चाहिए, अब बताएंगे कि क्या करना चाहिए, और सुनकर ही, तो कहते हैं श्रूयताम श्रुत्वा च, सुनकर और सुनकर ही, तो पहले श्रुत्वा आ गया, देखिए पहले श्रुत्वा है, उसके बाद एव लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया, पहले वाले में लिखा श्रुत्वा, क्या कहा, श्रुताम सुनना चाहिए, श्रूयताम सुनना चाहिए, और सुनकर
अब और हमारा च बीच में लिखा हुआ है, और सुनकर ही, तो यहां पे भी देखेंगे तो पहले क्या लिखा है हमारा, श्रुत्वा च एव अवधार्यताम। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी चीजें थी हमारे पास पहले से लिखी हुई, हमारे पास लिखा हुआ था श्रूयताम, ठीक है, यहाँ पे लिखा था श्रूयताम, ठीक है, और क्या लिखा था, क्या करना था यहाँ पे, श्रुत्वा च एव अवधार्यताम, ठीक है। तो च पहले लिखा हुआ है, च लिखा हुआ है हमारे पास पहले, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, पहले च के पहले हम लिखेंगे अपना श्रुत्वा, तो ये लिख दिया यहाँ पे। फिर कहा एव अवधार्यताम, फिर च के बाद एव है तो उसको भी हमने लिख दिया यहीं से तोड़ के, जहां पे सामने दिया हुआ है उसी में से हमने तोड़ के लिख लिया, कहीं अलग से नहीं लिखा, ठीक है। देखो अन्वय में लिखना हमें सामने से ही है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं। तो क्या इसका अर्थ निकला, अर्थ भी साथ साथ में देखते जाइए कि धर्म सर्वस्वम श्रूयताम, सभी धर्मों की सब चीजों को हमें सुनना चाहिए। श्रुत्वा च एव अवधार्यताम, सुनकर और सुनकर ही क्या करना चाहिए, अवधारण करना चाहिए, उनको धारण कर लेना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, अपने व्यवहार में लाना चाहिए। अब कहते हैं प्रतिकूलानि, प्रतिकूलानि समाचरित, ठीक है। अब किसके लिए प्रतिकूल और कैसा समाचारित, तो कौन कौन सी चीज लिखी है, दो है हमारे पास। अब श्रुत्वा और एव तो हमने पहले लिख ही लिया, अब क्या करना है, प्रतिकूलानि, किसके लिए प्रतिकूल, तो कहते हैं आत्मनः प्रतिकूलानि, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है पहले आत्मनः, और फिर लिखा है परेशान समाचारित, तो पहले हम लिखेंगे आत्मनः, तो यहाँ आ जाएगा हमारा आत्मनः प्रतिकूलानि। इसके बाद कहेंगे समाचरित, नहीं करना चाहिए, दूसरों के प्रति आचरण नहीं करना चाहिए, तो किन के प्रति नहीं करना चाहिए, तो कौन सा शब्द यहाँ से गायब है, परेशान, और परेशान हमें कहाँ पे, मंजूषा में भी दिया रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे अपना परेशान समाचारित, ठीक है। कोई परेशानी आई इसमें, कहाँ से किया, एक तो हमने पहले अर्थ समझ लिया, क्योंकि देखिए अर्थ समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं से भी गायब कर सकते हैं, हमें सिर्फ ये नहीं रटना है कि मैम ने बताया तो पहले श्रुत्व आएगा, फिर एव आएगा, फिर आत्मना आएगा, फिर परेशान आएगा, ऐसा बिल्कुल हमें नहीं रट के चलना है, हमें तो पूरा, हमें सेंटेंस वाक्य पूरा आना चाहिए। तो इसका अन्वय क्या होगा, धर्म सर्वस्वम श्रूयताम, धर्म की सभी बातों को सुनना चाहिए, श्रुत्वा च एव अवधार्यताम, और सुनकर ही उनको अवधारण करना चाहिए, उनको धारण करना चाहिए, उनको ग्रहण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचारित, अब इसमें न छूटा हुआ है लेकिन अपन बता देते हैं क्योंकि न जरूर आएगा। कहते हैं अपने लिए प्रतिकूल व्यवहार का परेशान दूसरों को भी नहीं करना चाहिए, ऐसा आचरण जो हमारे लिए प्रतिकूल है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि अगर ये गायब होता तो यहाँ पे श्रूयता गायब होता, तो यहाँ पे प्रतिकूलानि गायब होता, तो यहाँ समाचारित गायब होता, तो किस प्रकार से करते आप, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर होता तो तब भी कैसे करते आप, तब आप ध्यान करते कि लिखा है धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव, अभी मान लीजिए कि ये नहीं लिखा है, अपन तो हर तरह से देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये गायब है जैसे, ठीक है, मंजूषा में ये शब्द दिए हुए हैं, और नहीं भी हो तो देख तो भी कैसे करें, इनको भी अपन देख लेते हैं। तो पहले हम क्या देखेंगे, लिखा है धर्म सर्वस्वम, टिक लगाते जाइए, धर्म सर्वस्वम लिखा हुआ है, ठीक है। फिर श्रुत्वा च एव लिखा हुआ है तो श्रुत्वा च एव हो गया। फिर इसके बाद क्या लिख दिया है, आत्मनः लिखा हुआ है, प्रतिकूलानि गायब है, मान लीजिए प्रतिकूलानि गायब है, समाचारित गलत है, ये गायब है, अपन ने इन चीजों को मान लिया, तो फिर क्या करेंगे, फिर देखेंगे कि धर्म सर्वस्वम लिखा हुआ है, श्रुत्वा लिखा है, च एव लिखा हुआ है, ठीक है, आत्मनः लिखा है, प्रतिकूलानि नहीं है, परेशान लिखा है, बाधका नहीं है, तो क्या करेंगे, देखेंगे धर्म सर्वस्वम को क्या करना चाहिए, श्रुत्वा तो लिखा है तो क्या करना चाहिए, श्रूयताम, तो पहला आ जाएगा हमारा धर्म सर्वस्वम श्रूयताम। श्रुत्वा च एव, और सुनकर ही क्या करना चाहिए, यहाँ लिखा है अवधार्यताम, तो हम अवधार्यताम लिख देंगे। फिर आत्मनः, अपने लिए क्या, बोले आत्मनः प्रतिकूलानि, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आत्मनः प्रतिकूलानि। परेशान न, दूसरों के लिए क्या नहीं करना चाहिए, तो अंत में लिखा है समाचारित, तो उसको लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए हमें अन्वय सिर्फ रट के याद नहीं करना है कि मैडम ने पहले ये बोला, दूसरा ये बोला, तीसरा ये बोला और हम उस तरह से याद कर लें, हमें हर तरह से पता होना चाहिए। और वो कैसे पता होगा, जब हम उनको अर्थ सहित समझेंगे तब, ठीक है। इस तरह से हम आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं प्रिय वाक्य प्रदानेन
प्रिय वाक्यों को प्रदान करने में सर्वे तुष्यंती जंतवः, सभी जंतुओं को क्या होता है, कहते हैं तुष्यंती, प्रसन्न किया जाता है, प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न रहते हैं जंतु, सभी जंतु कैसे रहते हैं, तुष्यंती, प्रसन्न रहते हैं, प्रिय वाक्य प्रदान, प्रिय वाक्य प्रदान करने के द्वारा। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता, तो कहते हैं तस्मात् एव, तो कहते हैं फिर ऐसे तदेव, ऐसे ही, वक्तव्यम यानी बोलने में, वचने का दरिद्रता, ऐसे वचनों में क्या दरिद्रता, ऐसे बोलने में क्या गरीबी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या गायब है देख लीजिए, यहाँ लिखा है ये चलो ये नहीं दिया है इधर, फिर तुष्यंती नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, फिर तत् भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, वक्तव्यम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा कि क्या, सर्वे जंतवः, सभी जंतु, प्रदानेन, प्रदान करने के द्वारा, क्या प्रदान करने के द्वारा, क्या लिखा है, सर्वे जंतु, सभी जंतु क्या होते हैं, कहते हैं प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन के साथ में कौन सा, प्रदानेन शब्द के साथ में कौन सा वाक्य जुड़ा हुआ है, प्रिय वाक्य। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे कि सभी जंतु प्रदानेन, प्रदान करने के द्वारा, कैसे कैसे वाक्यों को, तो उसमें लिखा है हमारा, क्या छुपा दिया, प्रिय वाक्य, क्योंकि प्रदानेन के साथ में प्रिय वाक्य लिखा था, है ना, कि प्रिय वाक्यों को प्रदान करने के द्वारा क्या होता है, क्या किया जाता है। अब प्रिय वाक्य हो गया हमारा, कौन कौन से शब्द हो चुके, अब देखेंगे तो हम प्रिय वाक्य हमारा हो गया, प्रदानेन हो गया, ठीक है, इसके बाद सर्वे जंतवः भी हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, तुष्यंती, तो यहाँ हम लिख देंगे तुष्यंती। अर्थात देखा होगा आपने, कोई भी एक लाइन लिखी हुई है तो उसकी क्रिया हमेशा अंत में आती है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो क्रिया होती है वो कैसी होती है, हमेशा अंत में लिखी जाती है। तो यहाँ तुष्यंती अंत में लिख दिया। फिर कहते हैं तस्मात्, तस्मात्, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है तद एव, अब ये तदेव शब्द किससे मिलकर बना हुआ है हमारा, तदेव शब्द हमने आपको बताया ही था कि तदेव शब्द में कहाँ संधि हुई है, तत् और एव में, किन किन शब्दों से मिलकर बना है, तत् एव। अंत में और भी हमने पहचान करना बताया है कि अब पील अंत में लगा हो तो समझ जाएगा उसमें अपी छुपा हुआ है, एव लगा हुआ है तो उसमें एव समझ जाइएगा। ऐसे हमने कई शब्दों की आपको हमने बताते गए हैं कि जहाँ जहाँ पे अव्यय लगने से हमारी क्या हो जाती है, संधि में परिवर्तन हो जाता है। तो क्या हुआ, यहाँ पे तत् एव लिखा हुआ था और यहाँ जशतु संधि का नियम लगा तो त दा में परिवर्तित हो गया और एक ही मात्रा उसमें जुड़ गई, ठीक है। तो क्या बचा, कहते हैं तस्मात्, तो कह दिया ठीक है तस्मात्। अब इसके बाद ये क्या लिखा है हमारा, तत् और एव, क्या लिखा है, तत् एव। तो एव के पहले क्या जुड़ा है, इसमें तत् जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे तत् लिख देंगे, ठीक है। फिर कहते हैं वचने का दरिद्रता, अब वचने का दरिद्रता लिखा हुआ है तो बचा क्या हमारा, वक्तव्यम, तो यहाँ हम वक्तव्यम लिख देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, वक्तव्यम। तो सर्वे जंतवः, सभी जंतु प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, प्रिय वाक्य प्रदान करने के द्वारा प्रसन्न रहते हैं। तस्मात् तत्, तस्मात् फिर उस ऐसा होने पर, तो कहते हैं तत् ऐसे ही, एव ऐसे ही, वक्तव्यम ऐसे बोलने में, वचने का दरिद्रता, ऐसे वचनों को बोलने में क्या दरिद्रता आती है, क्या गरीबी आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, अन्वय हो गया। अच्छा, बीच में अगर यहाँ पे ये जंतवः नहीं लिखा हुआ होता, ये प्रदानेन नहीं लिखा हुआ होता, यहाँ तस्मात् नहीं लिखा हुआ होता, यहाँ दरिद्रता नहीं लिखा हुआ होता, तब क्या करते आप, तब भी यहाँ देखते कि सर्वे यानी सभी प्रिय वाक्य तुष्यंती, प्रिय वाक्य तुष्यंती करते हैं, तो कहेंगे सभी किनको, कहते हैं सर्वे जंतवः, सभी जंतुओं को। तो पहला आ जाएगा यहाँ पे जंतवः। प्रिय वाक्यों को क्या करने से तुष्यंत होते हैं, तो कहते हैं प्रदानेन, प्रदान करने के द्वारा, तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ तुष्यंती तक ये पांचों वर्ड हो गए हमारे, पांचों शब्द देख लिए, हाँ सर्वे हो गया, जंतवः हो गया, प्रिय वाक्य होगा, प्रदानेन लिख दिया और तुष्यंती हो गया। चलो ये वाली लाइफ हमारी कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई। फिर क्या करेंगे, फिर कहाँ से शुरू हुए, तस्मात्, तत् एव, तत् एव लिखा है, हाँ तदेव लिखा हुआ है। फिर वक्तव्यम, वचने का तत् लिखा हुआ है, तो क्या क्या गायब है, यहाँ लिखा है तस्मात्, यानी फिर ऐसे, तत् एव वचने का दरिद्रता, तो अंत में दरिद्रता आ जाएगा,
बस ये आसान कैसे हो जाता है हमारे लिए, जब हमें उनके अर्थों का ज्ञान होता है। ठीक है, जब हमें अर्थ पता होते हैं तब हमें लिखने में कोई परेशानी नहीं आती है। और दूसरी चीज़ क्या आनी चाहिए इसके लिए, अन्वय लेखन में हमें आना चाहिए कि जहाँ जहाँ संधि हुई है, क्योंकि बीच में से जो संधि वाले शब्द होते हैं ना उनको पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ लिखा है ना, उन्होंने तदेव लिखा हुआ है तो एव लिख दिया और तत् छोड़ दिया, तो आपको पता होगा कि भाई यहाँ पे इसमें तत् छुपा हुआ है, तभी तो आप इसमें से ढूंढ के लिख पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा तीसरा हुआ। आगे चलते हैं, फिर लिखा है पिबंती नद्यः स्वयं एव नाम्भः। देखिए फिर से हम कहते हैं संधि तोड़िए, क्योंकि वहां से बीच में से आपसे पूछा जा सकता है। पिबंती नद्यः यानी पीती हैं नदियां, स्वयं एव न अम्भः यानी स्वयं के ही, अम्भः जल को क्या कहती हैं, कभी नहीं पीती हैं। ठीक है, स्वयं न खादंती फलानि वृक्षा, और जो फल होते हैं स्वयं न खादंती, स्वयं कभी नहीं खाते हैं, फलानि वृक्षा फलों को, वृक्ष फलों को कभी नहीं खाते हैं। नादंती सस्यम खलु वरिवाह, कहते हैं ना अदंती नहीं खाते हैं सस्यम फसलों को, निश्चय ही, खलु का अर्थ क्या हुआ, निश्चय ही, वारिवाह बादल निश्चय ही फसलों को नहीं खाते हैं। परोपकार सताम विभूतया, और क्योंकि परोपकार कहते हैं परोपकार के लिए सताम यानी संतों की क्या होती है, विभूतया यानी विभूति होती है, धन संपदा परोपकार के लिए होती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है देखिए, नद्यः एव अम्भः, अब यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये बीच में गायब हो गया। और भी अपन देखेंगे कि भाई किस किस तरह से गायब हो सकती हैं चीजें, कहाँ कहाँ से वो आपके रिक्त स्थान बना के पूछ सकते हैं। तो लिखा हुआ है, यहाँ से अन्वय अपना शुरू हुआ, कहते हैं ना, यहाँ पे देखेंगे, सॉरी ये नहीं है हमारा, यहाँ से शुरुआत है। तो लिखा है नद्यः यानी नदियां, नदियां, फिर क्या कह रहे हैं, नदियां ही अम्बः न, नदियां ही जल को नहीं। अब कहेंगे कि किसके जल को, या अम्ब का अर्थ क्या हुआ, जल, जाल नहीं है, सॉरी ये है जल, और न का अर्थ क्या हुआ, नहीं, और एव का अर्थ क्या हुआ, ही, और नद्या का अर्थ क्या हुआ, नदियां, नदियां ही जल नहीं। अब देखेंगे कि क्या क्या चीजें नहीं, यहां से पहली लाइन की उठाइए तो क्या क्या चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, नदियां लिख लिया, एव यहाँ से एव भी लिख दिया, अम्भ यहाँ भी लिख दिया, नाम्भ दोनों चीजें इधर आ गई। नाम्भ में शब्द में क्या जुड़ा हुआ है, न और अम्भ। ठीक है, क्या हो गया, न और अम्भ। ठीक है, तो अब कौन कौन सी चीजें रह गई, एक स्वयं रह गया है, एक पिबंती रह गया है। तो नद्य नदियां ही, क्या नहीं, क्या ही, स्वयं के ही, है ना, स्वयं एव, क्योंकि देखिए एव में क्या पहले लगा हुआ है, हमें यहां से पता चलेगा कि तोड़ के जो शब्द यहाँ से आया है वो कहाँ से आया है, स्वयं के पहले से आया है। तो हम यहाँ पे कौन सा लिख देंगे, यहाँ पहले एव के साथ वाला शब्द स्वयं लिख देंगे कि नदियां स्वयं के ही जल को नहीं, क्या नहीं करती हैं, पिबंती, पीती हैं। तो इधर आ जाएगा हमारा पिबंती। ठीक है, अब कहते हैं वृक्षाः, वृक्षाः स्वयं फलानि, स्वयं फलानि न, क्या नहीं करते हैं, क्या बचा, खादंती। तो यहां आ जाएगा हमारा खादंती। फिर कहते हैं वारिवाह, वारिवाह खलु सस्यम नादंती, क्या लिखा हुआ है, अब लिखा देखिए, वारिवाह लिखा हुआ है, ठीक है, खलु लिखा हुआ है, न लिखा हुआ है, और अदंती भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे, सस्यम यानी फसलों को, तो यहाँ हमारा आ जाएगा सस्यम लिख देंगे। ठीक है, सस्य लिखा हुआ है, सस्यम हो जाएगा ये। फिर कहते हैं परोपकाराय सताम विभूतयः, अब यहाँ पे फिर देखिए पूरा चीजें हो गई, फिर अदंती सताम विभूतिया परोपकाराय भवति। अपने चार जो ऑप्शन थे अपन ने चारों लिख लिए, बस फिर बाद की लाइन तो उन्होंने पूरी लिखी दी है। अच्छा, यहाँ से और भी चीजें गायब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे नद्या लिख देते, नद्या गायब कर देते, मान लीजिए यहाँ से नदी गायब है। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या, वृक्ष गायब है। ठीक है, यहाँ से हमारी क्या, वारिवाह गायब हो गए।
ऐसे कर सकते भाई, अब पूछने के लिए है। अब यहाँ से ये सताम गायब है। तब हम क्या करते हैं कि स्वयं एव अम्भा ना पिबंती, कि स्वयं के ही जल को नहीं पीती हैं। कौन नहीं पीती हैं? तो हमारा यहाँ पे आ जाता उत्तर, यहाँ हम लिख देते नद्यः। फिर कहते स्वयं फलानी न खादंती, स्वयं फलानी न खादंती, कौन नहीं खाते हैं? तो यहाँ हम लिख देंगे वृक्षाः। फिर लिखा हुआ है खलु सस्यम न अदंती, तो खलु सस्यम न अदंती, कौन नहीं खाते हैं? तो बताएंगे वारिवाह नहीं खाते हैं। फिर क्या लिखा है? परोपकार सताम विभूतयः, यानी परोपकार विभूतयः, दो चीज लिखी है तो किसकी संपत्ति होती है? सताम, तो ये सताम हो गया। ऐसे कहीं से भी देखिए गायब हो सकता है और किसी प्रकार से भी आपसे अन्वय पूछा जा सकता है ना। तो हमने आपको बता दिया है क्या करना है, हमें हर एक चीज का सबसे पहले अर्थ समझ लेना है, जिससे कि फिर अन्वय का अर्थ तभी पता चलो हम कर सकते हैं कि कौन सी चीज इसमें नहीं आई है, वो किसके द्वारा? अर्थ के द्वारा, है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि जब अनुवाद करवा रहे हैं तो उनको आप ध्यान से सुनना है, ठीक है। आगे देखते हैं गुणेश, कहते हैं गुणेषु एव ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा। गुणशेषवेव यानी गुणश्वेव, गुणेषु एव शब्द से हमारा क्या बना हुआ है? ये गुणश्वेव किससे बना हुआ है? गुणेषु एव। गुणों के लिए ही क्या करना चाहिए? कर्तव्यः, करना चाहिए। प्रयत्नः, प्रयत्न करते रहना चाहिए। पुरुषै सदा, पुरुषों को सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए। गुणयुक्तो, गुणयुक्तो दरिद्रो अपि, गुण युक्त होते हुए जो दरिद्र भी न ऐश्वर्य गुणै समः, नहीं होता है ऐश्वर्य गुणै, गुण वाले ऐश्वर्य के समान नहीं होता है, अर्थात वो उससे श्रेष्ठ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या नहीं लिखा हुआ है? यहाँ इन्होंने छुपा दिया है, सदा छुपा दिया है, एव छुपा दिया है, कर्तव्य छुपा दिया है, अपि छुपा दिया है। ऐसे चार चीजें उन्होंने गायब कर दी हैं। फिर कहा है पुरुषई, अब हम टिक लगाते जाएंगे पहले कि जो जो चीजें हमारे पास दिखा है। पुरुषई, ठीक है। गुणेशु, गुणेशु ही, ठीक है। अब इधर का एव नहीं आया है, गुणेश लिखा है अकेला, ठीक है। हमने बताया ना गुणेशु एव शब्द से मिलकर बना हुआ है ये। अब एव ने छुपा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे दिया भी है, कहाँ लगेगा अब अपन ढूंढेंगे। फिर क्या कहते हैं? प्रयत्न लिखा हुआ है, फिर ठीक है। क्या क्या गायब है? यहाँ से कर्तव्य गायब है, हाँ यहाँ कर्तव्य भी हमारे पास मंजूषा में है, अर्थात कर्तव्य और एव दोनों चीजें हमारे पास गायब है। आगे देख लेते हैं। लिखा है दरिद्र, तो दरिद्र लिखा है, ठीक है। गुणयुक्त, तो कहते हैं गुणयुक्त भी लिखा हुआ है। फिर ईश्वरे, तो लिखा है ईश्वर ही लिखा है। गुण ही लिखा है, समह लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक लिखा है। तो इधर क्या भूल गए हैं? ये यहाँ पे अपि नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। क्या नहीं लिखा है? अपि नहीं लिखा है, ठीक है। अब देख लेते हैं। और यहाँ पे इन्होंने एक और चीज क्या कर दी है? सदा शब्द भी भूल गए हैं, ठीक है। तो देखेंगे हम कि पुरुषई, पुरुषों को किसके कहते हैं? गुणेशु, किसके लिए? गुणों के लिए क्या करना चाहिए? ही प्रयत्न सदा, पहले आएगा पुरुषई के बाद क्या लिखा है? पुरुषों को सदा, पुरुषों को हमेशा। किसके लिए? गुणेशु एव, गुणों के लिए ही, क्योंकि गुणेशु शब्द के संग में एव लगा है और यहाँ भी एव दिया है, तो गुण के संग में छुपा हुआ एव हम पहले लगा देंगे कि पुरुषों को सदा गुण के लिए ही प्रयत्न क्या करना चाहिए? करते रहना चाहिए। तो ये हमारा कर्तव्य यहाँ आ जाएगा। फिर कहते हैं क्या लिखा था यहाँ पे? क्या बचा था? वैसे तो देखा ही है कि अपि लिखा है, अपि बचा हुआ है, तो हम वैसे ही लिख देंगे कि अपि गुणयुक्त नरः ईश्वरै गणेश न भवति, ऐसे ही लिख देंगे। नहीं है तब हम कहेंगे कि यहाँ से कौन कौन सी गुण युक्त लिख दिया, दरिद्र लिख दिया, सब कुछ लिखा हुआ है, तो छुपा हुआ क्या है? अपि छुपा हुआ है, तो अपि हम यहाँ से भी ढूंढ के लिख सकते हैं। और तीसरा फिर हम अर्थ के हिसाब से लगा देंगे कि अर्थ कहाँ तक सही बन गया कि पुरुषों को गुणों के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ? पुरुषों को गुणेशु, गुणों के लिए ही, गुणों में ही प्रयत्न, निश्चय ही प्रयत्न अब क्या करना चाहिए? करना चाहिए। तो कर्तव्य हम बाद में लिख देंगे। क्रिया जो भी होती है, भले कोई भी पंक्ति की क्रिया है उसको हम अंत में लिखते हैं। तो कैसे करना चाहिए? कब करना चाहिए? तो उन्हें का पुरुष ही सदा, पुरुषों को हमेशा। किन के लिए ही? गुणों के लिए ही। तो गुणेशु एव ही प्रयत्न,
क्या करना चाहिए? कर्तव्य, करते रहना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। क्योंकि कहते हैं दरिद्र भी कहते हैं दरिद्रो अपि। अब यहीं से हमें पता चला कि दरिद्र के साथ में अपि लगा हुआ है, तो हम दरिद्र का जो अपि है वहां यहां से ढूंढ के लिख देंगे। तो दरिद्रो अपि गुणयुक्त ईश्वरी गणैः समः। ईश्वरी यानी ऐश्वर्यशाली जो होता है उससे भी श्रेष्ठ होता है। ठीक है, इस प्रकार से अन्वय का लेखन हम कर लेंगे। लेखन कैसे करना है? हमें अब पूरा लेखन भी नहीं करना है, हमें तो सिर्फ रिक्त स्थानों की पूर्ति करना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे पुरुषई शब्द गायब होता, ठीक है, यहाँ क्या पुरुषई शब्द नहीं लिखा हुआ होता, यहाँ पे प्रयत्न नहीं लिखा हुआ होता, यहाँ पे दरिद्र नहीं लिखा हुआ होता, यहाँ पे ईश्वर ही नहीं लिखा हुआ होता, और कह दिया होता कि आप इस अन्वय को पूरा कीजिए। तब आप क्या कहते? सदा गुणेषु एव ही कर्तव्य, सदा गुणों के लिए ही निश्चय करते रहना चाहिए। अब क्या करते रहना चाहिए? तो क्या आएगा? कर्तव्य प्रयत्न। क्या करते रहना चाहिए? प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो पहले हम यहां लिख देंगे प्रयत्न। लेकिन किसको करते रहना चाहिए? तो क्या? पुरुष ही सदा। तो सदा के पहले उन्होंने क्या लिखा है? किसको करते रहना चाहिए? पुरुषों को ही। तो पुरुष शब्द पहले आ जाएगा। कर्ता हमेशा वैसे ही पहले ही आता है ना, पहले नंबर पे। तो क्या है? पुरुषों को सदा करते रहना चाहिए। अब कह रहे हैं अपि गुणयुक्त। अब कैसा गुणयुक्त? भी गुणयुक्त हो। कैसा भी गुणयुक्त हो? कहते हैं दरिद्र भी, दरिद्रो अपि। अब अपि के साथ में क्या छुपा हुआ था? दरिद्र शब्द। तो पहले हम यहां से क्या करेंगे? दरिद्र लिख देंगे। फिर कहते हैं गुणयुक्त। अब गुणयुक्त हो गया, दरिद्र हो गया, तो क्या बचा है? ईश्वरै गुणै समः। क्या लिखा है? ईश्वरै गुणै समः। तो गुणै समः यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बचा क्या है यहाँ पे? ईश्वरै। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा? आपका पांचवा भी अन्वय लेखन हो जाएगा। आगे चलते हैं। आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण। आरंभ में लंबी, क्षयणी क्षय होती है, कम होती है धीरे धीरे, क्रमेण यानी धीरे धीरे। आरंभ में गुर्वी क्षयणी क्रमेण, क्षय होती जाती है क्रम से, या कहें धीरे धीरे। लघवी पुरा, और पहले लघवी छोटी, और कहते हैं वृद्धिमती च पश्चात, और बढ़ती जाती है पश्चात में। क्या बढ़ती जाती है? दिनस्य दिन की पूर्वार्ध, दिन के पूर्वार्ध की परार्ध भिन्ना, और परार्ध की भिन्न होती है। अब सब चीज बता दी है। कौन? छाया एव, छाया ही, छाया जैसी ही, छाया एव छाया जैसी, मैत्री खल सज्जना नाम। छाया जैसी, क्योंकि एव ही नहीं है यहाँ पे, छाया शब्द में एव लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एव, क्योंकि अ और ए के मेल से ए की मात्रा बनी, छायेव। कहते हैं छाया जैसी मैत्री खलु सज्जनाम की होती है। खल और सज्जनों की मैत्री छाया जैसी होती है। कि आरंभी गुर्वी। अब अपन देख लेते हैं कि यहाँ पे वाक्य कहाँ से शुरू हुआ है। उन्होंने कहा आरंभ गुर्वी, पहले लंबी, क्षयणी, और फिर बाद में क्षय होती है। ठीक है, क्या होती है? फिर बाद में क्षय होती है। तो क्या कहा? आरंभ गुर्वी क्षयणी, फिर बचा क्या? क्रमेण, धीरे धीरे क्षय होती है। फिर उन्होंने लिखा है पुरा, पश्चात वृद्धिमती। ठीक है, यहाँ पे इतना खत्म कर दिया। तो कहा पुरा, पहले कैसी होती है? लघवी, तो हमारा फिर आएगा लघवी। पश्चात च वृद्धिमती, तो पश्चात वृद्धिमती लिखा ही हुआ है। ठीक है, फिर कहते हैं पूर्वार्ध च दिनस्य छाया, सॉरी यहाँ लिखा है पूर्वार्ध, अब लिखा है पूर्वार्ध, फिर इसके बाद लिखा है अपरार्ध, यानी पूर्वार्ध पहले और अपरार्ध यानी बाद में। भिन्ना, कहते हैं भिन्न होती है, भिन्ना मैत्री भवती। अब भिन्ना वहां पे लिखा ही हुआ है, देखते जाएंगे हम कि क्या क्या लिखा हुआ है। इन्होंने कहा दिनस्य लिखा हुआ है हमारे पास, पूर्वार्ध शब्द लिख दिया इन्होंने, ठीक है, छोड़ दिया। अब इसके बाद क्या? छाया एव लिखा हुआ है, मैत्री लिखी हुई है। फिर इन्होंने क्या लिखा है? भिन्ना, यहाँ पे भूल गए हैं अपन, यहाँ जरूर लिखेंगे भवती, मैत्री खल सज्जना नाम, क्योंकि भाई इसके बिना थोड़ी ना कोई अपनी पूरी लाइन का अर्थ निकलेगा, पूरे वाक्य का अर्थ ही नहीं निकलेगा। फिर इसके बाद लिखेंगे हम भवती। ठीक है, तो कहेंगे
पूर्वार्ध, अब जो पूर्वार्ध शब्द के साथ में देखिए, ध्यान करिएगा आप हमेशा, जो बीच में रिक्त स्थान दिए जाते हैं वो कैसे दिए जाते हैं, किसी शब्द के संग में दो शब्द साथ में जुड़े हुए हैं उसमें से एक को जरूर गायब कर देते हैं, ज्यादातर ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। तो पूर्वार्ध यहाँ दे दिया, ठीक है। और इसके बाद क्या क्या नहीं दिया है, हमें सिर्फ ये देख लेने का क्या क्या नहीं दिया है। तो उन्होंने अपरार्ध नहीं दिया है, ठीक है, दिन नहीं दिया है, तो दिनस्य नहीं दिया है और अपरार्ध नहीं लिखा हुआ है। बाकी भिन्न और ये सब चीजें तो हमारी लिखी हुई हैं, ठीक है। अब हम इनका अर्थ कैसे निकलेंगे, कहते हैं पूर्वार्ध च। अब यहाँ से अर्थ देखेंगे कि पूर्वार्ध के संग में क्या लगा है, जो और का शब्द निकाला हमने, और का अर्थ, तो अपरार्ध हमारा शब्द निकला है कि पूर्वार्ध और अपरार्ध यानी पहले और बाद में। फिर किसकी, कहते हैं छाया एव, छाया के जैसी, मैत्री खल सज्जना नाम, मैत्री होती है और खल दुष्टों और सज्जनों की, तो किस जैसी, कहते हैं दिनस्य, दिन के, दिन की छाया, दिन की छाया की भांति। अब छाया जब उन्होंने लिखा है कि छाया की भांति, तो किसकी छाया, बोले दिन के पूर्वार्ध और अपरार्ध के दिन की छाया की भांति, तो दिन से यहाँ हमारा आ जाएगा। और वैसे भी देखें तो क्या बचा था, दिन से शब्द बचा था, तो उसको हमने वहां से लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अर्थ हमें कैसे लगाना है, अब हो सकता है यहाँ ये नहीं लिखा हुआ होता आरंभ गुरवी, फिर यहाँ हमारा पूरा नहीं लिखा हुआ होता, वृद्धिमती नहीं लिखा हुआ होता, यहाँ पे हमारा छाया नहीं लिखा हुआ होता, तब क्या करते आप, तब कैसे, क्रमेण क्षयनी, क्रम से जिसका क्षय होता है, कि कब, आरंभ गुरवी, पहले लंबी होती है, बाद में क्षय होती है। फिर कहते हैं लघवी पश्चात, लघवी पश्चात, और कहते हैं अब लघवी पश्चात हो गया तो क्या बचा हमारे पास, कह रहे पुरा वृद्धिमती, कि पहले कैसी होती है, लघवी होती है, लघवी कब होती है, तो कहेंगे पुरा, पश्चात बाद में कैसी होती है, पुरा तो लघवी होती है, तो पश्चात में कैसी होती है, वृद्धिमती, तो लघवी के पहले हम पुरा लिख देंगे और कहेंगे पश्चात बाद में कैसी हो जाती है, वृद्धिमती हो जाती है, ये लिख देंगे। और पूर्वार्ध अपराध दिनस्य इव, किसकी भांति, किसकी जैसी, तो कहते हैं छायेव, यानी छाया की भांति। अब इव शब्द लिखा भी किस में है, छाया के साथ में, तो हमने छाया इव लिख दिया, ठीक है। छाया इव भिन्ना मैत्री भवती, इस प्रकार से खल सज्जनों की मैत्री भिन्न होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका जो छठवां श्लोक है उसका अन्वय। आगे देख लेते हैं, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनाय, कहते हैं यत्रापि कुत्रापि, जहां कहीं भी, यत्र अपि तत् कुत्र अपि, यहाँ भी कहीं भी, जहां भी कहीं भी, गता भवेयु जाने में समर्थ होने वाले, हंसा यानी जो हंस होते हैं, मही मंडनाय, कहते हैं मही मंडल, पृथ्वी मंडल को मंडनाय सुशोभित करते रहते हैं। हानि तो तेषाम ही सरोवराणाम, उन सरोवरों की है, येषा मरालय सह विप्रयोगा, जिनकी मरालय यानी हंसों के साथ वियोग हुआ है, जिनका हंसों के साथ वियोग हुआ है उनकी हानि है। तो देखिए क्या क्या चीज इसमें नहीं लिखी है, लिखा है मही मंडल मंडनाय, पृथ्वी मंडल को सुशोभित करने वाले, यत्र अपि अपि, अब देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, ये गायब कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो महीमंडल को मंडनाय यानी पृथ्वी मंडल को सुशोभित करने वाले, यत्र अपि यहाँ भी कहीं भी, कौन होते हैं, महीमंडल मंडनाय, कौन होते हैं, हंसा, पहले हम लिखेंगे हंसा यानी हंस। अब यत्र अपि, अब जब यत्र अपि लिखा हुआ है और फिर बाद में अपि लिखा है, तो उसके संग में कौन सा शब्द लिखा हुआ था, कि जहां भी कहीं भी, तो यहां लिखेंगे क्या लिखा, हमारा आ जाएगा कुत्र अपि। फिर कहते हैं गता भवेयु, अब यहां पर हमारे पास क्या लिखा है, उन्होंने गता भी लिखा हुआ है और अपि शब्द पहले से ही लिखा हुआ है, अपि गता इन्होंने डबल लिख गया, इसको अपि गता अलग अलग नहीं होता है, अपि हमारा एक अव्यय होता है, गता यानी जाने की क्रिया हो जाती है भूतकाल की। तो यहाँ पे कहा यहाँ कहीं भी क्या करते हैं, जाते हैं, अब क्रिया है तो अंत में आना ही है। फिर लिखा है हमारा, क्या लिखा है, भवेयु, गता भवेयु जाने में समर्थ होते हैं। हानि तो कि क्या किसकी होती है, कहते हैं तेषाम ही, कि तेषाम सरोवराणाम ही,
उन सरोवरों की होती है। भवती येषाम मरालय सा विप्रयोगा। हो सकता है यहाँ पे मरालय शब्द का यहाँ पे नहीं दिया होता, तब आप कहते कि हानि तू तेषाम सरोवराणाम ही भवती, ये शाम जिनका विप्रयोग हुआ है किनके साथ में, मरालय, तो यहाँ आप मरालय लिख लेते। अच्छा, और कैसे लिख सकते थे, देखते जाइए अपन, है ना। भाई हर तरह से हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार से आ सकता है। ऐसे भी लिखा हो, अब यहाँ महिमंडनाय नहीं, महिमंडल नहीं लिखा हुआ, मंडनाय हंसा यत्र अपि कुत्र अपि 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 गता भवेयुः। मंडनाय सुशोभित करने वाले, करने के लिए, हंस यत्र भी यानी जहां भी कहीं भी जाने में समर्थ होते हैं। तो किसको सुशोभित करने वाले, किसको सुशोभित कर रहे हैं, किसको मंडन कर रहे हैं, महिमंडल को। तो यहाँ हमारा आ जाएगा महिमंडल। ठीक है, फिर कहाँ कहते हैं जाने में है समर्थ। अच्छा, यत्र अपि हो सकता है गायब कर दे कि महिमंडल मंडलाए हंसा कुत्र अपि गता, तो कहीं भी तो हो गया, तो उसके संग में क्या लिखा था, यत्रापि भी तो लिखा हुआ था, तो यहाँ यत्रापि आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखा है, तू तेषाम सरोवराणी, अब यहाँ हानि छोड़ दी, तो उन सरोवरों की है। अब क्या सरोवरों की है, हानि, तो यहाँ हम लिखेंगे हानि। फिर हो सकता है कि लिखा हुआ हो ये गायब हो, भवती येषा मरालय स, कि होता है जिनका हंसों के साथ, येषा मरालय सा क्या, विप्रयोग, वियोग, जिनका, जिन सरोवरों का वियोग किसके साथ होता है, कहते हैं हंसों के साथ होता है, हानि तो उन सरोवरों की होती है। बाकी तो सब जगह मंडल, मतलब हर एक पृथ्वी मंडल की हर स्थान को हंस सुशोभित करने वाले होते ही हैं। उत्तम पुरुषों की यहाँ पे हंस की तुलना की गई है। आगे देख लेते हैं, गुणः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणः गुणज्ञेषु, गुणों को जानने वाले के लिए गुण होते हैं। वो गुण जो होते हैं या अच्छी बातें जो होती हैं, उनको जानने वालों के लिए ही वो अच्छी होती हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, और वे ही निर्गुणों के पास जब प्राप्त हो जाती हैं तो वो दोष बन जाती हैं। जैसे कहते हैं आस्वाद्य तोया प्रवहंती नद्या, यानी मीठे जल से, आस्वाद्य यानी मीठे जल के साथ, प्रवहंती प्रवाहित करती हुई नदियां, समुद्रम आसाद्य भवंती अपेया, यानी समुद्रम आसाद्य, समुद्र के साथ में कैसी होती, भवंती अपेया, यानी बिना पीने योग्य हो जाती है। समुद्र के साथ में जाने से, समुद्र के मेल से, समुद्र के संयोग से, भवंती अपेया, बिना पीने योग्य हो जाती है। ठीक है, तो अब हम कैसे इसका लिखेंगे कि गुणा भवंती, गुण जो होते हैं, गुण होते हैं किन के लिए, गुणज्ञेषु, गुणों को जानने वालों के लिए। तो यहाँ गुणा लिखा हुआ है, गुण भवंती लिखा हुआ है, तो किन के लिए गुण होते हैं, गुणों को जानने वालों के लिए। और निर्गुणम प्राप्यते, निर्गुण प्राप्त, निर्गुणों के प्राप्त होते पे क्या हो जाते हैं, भवंती, क्या बन जाते हैं, वही दोषा, निर्गुणम प्राप्यते दोषा भवंती। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है उन्होंने, प्रवहंती नद्या प्रवहंती, नदियां बहती हैं, कैसे, आस्वाद्य तोया, मीठे जल के साथ। फिर क्या लिखा है, समुद्रम अपेया भवंती, समुद्रम अपेया भवंती, तो कैसे हो जाने से, समुद्र में क्या हो जाने से वो भवंती अपेया, क्यों वो बेस्वाद हो जाती हैं, कहते हैं भवंती, किससे, आसाद्य, यानी उनके साथ जाकर मिल जाने से। इसीलिए निर्गुणों के पास जब कोई चीज होती है तो वो उन्हें निर्गुण ही दिखाई देती है, उनके लिए वो खराब ही होती है, अच्छी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अन्वय का लेखन करेंगे। हमने पहले भी बताया, ये भी अभी भी बात बता रहे हैं कि अन्वय को पहले आप स्वयं से एक बार लिखने की प्रयास कीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जहां हम बता रहे हैं रिक्त स्थान वो वहीं पे पूछें, कहीं से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये लिख सकते थे कि गुणा गुणज्ञेषु भवंती, गुणों को जानने वालों के लिए होते हैं, क्या होते हैं, तब क्या बचता हमारा, गुणा। फिर लिखा हो सकता है प्राप्यते दोषा भवंती, कैसे, किनको प्राप्त होने पे दोष हो जाते हैं, तब हम बताएंगे कि निर्गुणम, निर्गुण को प्राप्त होने पे वो दोषा हो जाते हैं। जैसे आस्वाद्य तोया लिखा हुआ होता कि आस्वाद्य तोया, मीठे जल के साथ में। अब आप बताते कि क्या करती हैं कि नद्या, जो नदियां होती हैं वो प्रवहंती होती हैं, तो यहाँ लिखते हैं आप नद्या
आस्वाद्यतो या प्रवहंती, नदियां मीठे जल के साथ बहती हैं, लेकिन समुद्रम आसाद्य, समुद्र के साथ आसाद्य होने से अपेया भवंती, अपेया हो जाती हैं। यानी बिना जलयुक्त, कैसे बिना जलयुक्त नहीं, कैसे बिना पीने योग्य वाले जलयुक्त हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये अन्वय लेखन पूरा होता है कि किस प्रकार से आपके वहाँ पे प्रश्न पत्र में आ सकते हैं अन्वय, है ना। कोई भी देखिए, अन्वय हमें जब अच्छे से करना आ गया, उसको हमें सही क्रम से लिखना आ गया, फिर बीच में भले ही वो कितने भी शब्द छुपा दें, हम देख के लिख सकते हैं कि भाई ये चीज़ हमने पढ़ ली है, इसका अर्थ यहाँ से यहाँ तक हमने समझ लिया है, कौन से शब्द का अर्थ यहाँ पे बाकी है, उसके हिसाब से हम लिख लीजिए, अर्थ को जान लीजिए। दूसरी बात, अन्वय को पहले पूरा खुद लिख लीजिए, पहले खाली स्थान का बिल्कुल मत लिखिएगा, पहले श्लोक लिखिए और उसका अन्वय पूरा लिख लीजिए। ये करने के बाद फिर बीच बीच में आप शब्द को छुपा छुपा के करने की कोशिश कीजिए कि 3-4 शब्द गायब कर लीजिए, फिर उसके बाद उनको ध्यान से भरिए, बस याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर एक बार आपने खुद से जो कर लिया वो फिर आप भूलेंगे भी नहीं, है ना, कहीं से भी कहीं भी आ जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बस एक इसी हमारे जो पाठ है अध्याय 5, इसका एक भाव लेखन और रह गया है। भाव लेखन भी आपसे श्लोकों के पूछे जाते हैं कि श्लोक दे दिए जाते हैं और कहते हैं कि उसी का संस्कृत में ही भाव लिखिए, है ना। जैसे हिंदी में अर्थ लिखने के लिए आता है, अंग्रेजी में भी अर्थ लिखने के लिए आता है। कह देते हैं ना कि जो बच्चे भाई इंग्लिश मीडियम में है, इसीलिए वो एक ऑप्शन दे देते हैं कि जो बच्चे हिंदी में अगर उसका भाव नहीं लिख सकते हैं, अर्थ नहीं लिख सकते हैं, उसको आंग्ल भाषा में लिख दीजिए। तो इस तरह से वो लिख देते कि भाव लेखन लिखंती हिंदी आंग्ल भाषा वा लिख देंगे, है ना। हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायाम वा का अर्थ होता है या हिंदी या आंग्ल भाषा में लिखिए। अच्छा, संस्कृत में भी आ सकता है कि श्लोकों का आप क्या कीजिए, संस्कृत में ही भाव लिखिए। तो कैसे लिखेंगे उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, आपको संस्कृत में भी भाव लिखना सिखा देंगे कि किस प्रकार से आपको लिखना है। वहाँ पे भी अन्वय जैसा ही आता है, बीच बीच में शब्द छोड़ दिए जाते हैं। तो हम देखेंगे कि हम कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे कर सकते हैं या किस प्रकार से, नहीं भी आए तो पूरा भाव हम किस प्रकार से लिखेंगे। उसके पहले आगे बढ़े, हम मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट के बारे में भी आपको बता देते हैं कि यूट्यूब पे सर्च करते ही हैं आप हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल की वीडियोस को आप इसकी वेबसाइट पे जाके भी सर्च कर सकते हैं, जिसमें कि आपको और आसानी हो जाएगी। जैसे यूट्यूब में नहीं मिल पाती हैं जो चीज़ें, प्लेलिस्ट नहीं मिल पाती, कई बार प्लेलिस्ट भी मिल जाती तो कई बार कई वीडियोस हमारे छूट भी जाते हैं। तो वेबसाइट से आप उनको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, आसानी से ढूंढ सकते हैं। कैसे, आपको गूगल टैब पे लिखना है magnetbrains.com, जैसे ही इंटर करेंगे आपके सामने ये पेज हो जाएगा ओपन। इसको थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे ना ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे आपको क्लासेस लिखे होंगे, क्लास 1 से लेके 12th। अब आपको जो क्लास पढ़ना है आप उसी को सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ना, वैसे ही वही उसी क्लास के आपके सारी सब्जेक्ट की लिस्ट आपके सामने होगी। मान लीजिए, देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स क्लास 9th हमने लिया, तो क्लास 9th देखिए वही हमारी सारी सब्जेक्ट्स यहाँ पे आ गए, क्लास 9th के संबंधित सारे। उनमें भी मान लीजिए जैसे हमने संस्कृत को क्लिक किया, ये कि हमने संस्कृत को क्लिक, तो हमारे सामने संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा। मैथ्स का करती तो मैथ हो जा रहा है, इकोनॉमिक्स का करती तो वो हमारे सामने ओपन हो जाता है ना। जिस सब्जेक्ट को आप क्लिक करेंगे वही सब्जेक्ट का पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे उस पेज में यहाँ लिखा हुआ है चैप्टर वाइज वीडियोज, यानी आपको हर चैप्टर के जितने वीडियोज हैं उससे रिलेटेड सब सामने सामने दिए हुए हैं। चैप्टर 1 संधि प्रकरण है तो उसके 16 लेक्चर्स हैं, शब्द रूप हैं तो उसके 20 लेक्चर्स हैं। अब आप सेपरेट छोटे छोटे से आराम से देख सकते हैं कि हमें सिर्फ संधि ही पढ़नी है, तो संधि को खोलिए, 16 लेक्चर्स हैं, उनमें से जो आपको संधि पढ़नी है उस पर क्लिक करेंगे, वही वीडियो आपका ओपन हो जाएगा। मान लेते हैं जैसे संधि में भी आपने दीर्घ स्वर संधि को क्लिक किया तो आपके सामने दीर्घ स्वर संधि का ये वीडियो हो जाएगा ओपन। यहीं से भी आप पहले पूरा देख सकते हैं, नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं और फिर क्रॉस करके अपनी मेन लिस्ट पे जाके दूसरे कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो कोर्सेज दिया हुआ है यहाँ से आप किसी और भी दूसरी क्लासेस पे जा सकते हैं। जैसे क्लास इसको जैसे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ सामने लिखा आ जाएगा, आपके सामने एक साइड होंगी क्लासेस, दूसरी साइड होंगे आपके सब्जेक्ट। तो क्लास सिलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो उसी सब्जेक्ट का उसी क्लास के आपका पेज ओपन हो जाएगा। तो आराम से ये सर्च करने में आसानी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर आपको कोई चीज़ ऐसा नहीं होगा कि मिस हो जाए आपकी, है ना। जो चीज़ करवा चुके हैं वो चीज़ आपके पास ना पहुँचे, ऐसा नहीं होगा। सारी चीज़ें टॉपिक वाइज लिखी हुई हैं, आराम से टॉपिक वाइज आप सर्च कर लीजिए। ठीक है,
तो अब ढूंढिए अपने यहाँ पे, जब भी आपको ढूंढना हो आपको वीडियो किसी भी सब्जेक्ट का, मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे जाके ढूंढिए, आसानी से मिलेगी और पढ़ते रहिए। आगे वाली वीडियो में हम भाव लेखन सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।